पार्क के किनारे बेंच पर बैठी उस महिला पर बार बार मेरी नज़र पड़ रही थी। कई बार मन में यह विचार आया कि कहीं आंखें पहचानने में धोखा तो नहीं खा रही। पर उस युवती की ठोड़ी पर बना वह काला तिल 30 वर्ष के उपरांत भी मेरे दिलो दिमाग में ज्यों का त्यों बसा हुआ था। अंशुल और मेघा दोनों झूला झूलने में मग्न थे। मैंने एक बार फिर उन्हें झूलते हुए देखा और पांव उठाती हुई बेंच के करीब आ गई। वह युवती शांत भाव से गाल पर हाथ रखे हुए दूर खेल रहे एक बच्चे को निहार रही थी। युवती की उम्र 45-46 के आसपास थी और मेरी 50 के ऊपर। जरूर यह बच्चा उसके किसी रिश्तेदार का होगा, लेकिन यहाँ प्रश्न बच्चे से उसकी रिश्तेदारी का ना था, बल्कि यह जानने का था कि वह युवती कामिनी ही है या कोई और। पूछने में हर्ज ही क्या है? अरे ज्यादा से ज्यादा वह कामिनी नहीं है, यही तो कह देगी। माफी मांग लूंगी मैं उससे। मेरे करीब पहुंचने पर उस युवती ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में एक पहचान लहराई और उसके और मेरी आंखों में विश्वास की लहर। कामिनी। युवती की मुद्रा बदली। खुशी की एक लहर उसकी आंखों में कौंधी और वह हल्के से चीखी, राखी दीदी। बस अब न कोई प्रश्न था न उत्तर। कामिनी मेरी बाहों से लिपटकर रो पड़ी। राखी दीदी, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझे यूं मिल जाएंगी। ईश्वर गलत नहीं कहते हैं कि आदमी अपनों से दूर होता है फिर मिलने के लिए। बैठिए ना दीदी। वह बेंच पर एक तरफ खिसकते हुए बोली। यह बच्ची कौन है जिसे तुम बार बार देख रही थी? मैंने पूछ ही लिया। पोती है मेरी। पोती? पर तुम्हारी उम्र। मेरी आवाज़ थम सी गई। दीदी, आप शायद पिछला सब कुछ भूल गई हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी उम्र कुल 15 वर्ष की थी। अचानक मेरे मस्तिष्क के सारे तंतु एक साथ खुल गए। ठीक कहती है कामिनी, यह बच्चे तो उसकी बड़ी बहन के बेटे की होंगे। सब कुछ साफ साफ मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। कामिनी का चेहरा जरा भी नहीं बदला था, वैसा ही भरा हुआ बदन, बड़ी बड़ी आंखें, ठोड़ी पर तिल और लंबे लहराते बाल जो अभी भी कालिमा लिए हुए जूड़े की शक्ल में कंधे पर लुढ़के हुए थे। यहाँ कहाँ रहती हैं आप दीदी? वह सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो, उसके तीसरे फ्लोर पर। एक बेटा और बहू मॉरिशस में है, छोटी यहीं है, बेटी बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तुम्हारे जीजाजी यहीं पोस्टेड हैं, टेलीफोन विभाग में। बस यही मेरा परिवार है और मेरी जिंदगी भी। पर जो है वह आपकी अपनी तो है कामिनी। मैं उसकी बातों पर कांप उठी। हाँ दीदी, 30 वर्ष तक जिसके लिए तन और मन दोनों से किया, वह कभी अपने न हुए तो उनके बच्चों से क्या शिकायत। कामिनी की आंखें फिर डबडबा आईं, जिन्हें स्नेह से अपनी हथेली से मैंने पोंछ दिया। तभी कामिनी की पोती श्रेया दौड़ती हुई आ गई। दादी, घर चलें, मैम के आने का समय हो गया है। चलते हैं बेटे, पहले इन्हें प्रणाम करो, यह भी तुम्हारी दादी हैं। मैंने श्रेया को प्यार किया। फिर कामिनी ने ही पूछा, आपके घर का नंबर क्या है दीदी? 323। तू आएगी? हाँ दीदी, कल ही आऊंगी दोपहर में। आपको कहीं जाना तो नहीं है? तू आएगी तो कहीं जाना भी होगा तो नहीं जाऊंगी। मैं कल तेरा इंतजार करूंगी। आंखें पोंछते हुए कामिनी उठ गई तो मैं भी दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। 2 बेटे और एक बेटी के साथ पति के सानिध्य में मुंबई आए हमें 10 वर्ष हो गए थे। देहरादून से यहाँ ट्रांसफर हुआ था नीलेश का। बेटा तब पढ़ रहा था। बेंगलोर से ही उसका अपॉइंटमेंट मॉरिशस में हो गया था। 8 वर्ष पूर्व उसका भी ब्याह हो गया था। 6 वर्ष पूर्व छोटे बेटे का भी ब्याह हो गया था। बेटी अभी 18 वर्ष की थी और बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। उसके लिए हाल ही में एक बड़े कपड़े के व्यापारी के इकलौते पुत्र का रिश्ता आया था। नीलेश तो नहीं चाहते थे, पर मैं चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए। पता नहीं ऐसा घर और वर फिर मिले या नहीं। घर पर नीलेश टेरेस पर फूल लगाए, फूलों को पानी देते हुए मुझे देखते ही बोले, कल मौका निकालकर इन पौधों पर दवा का छिड़काव कर देना, गुलमोहर के पत्तों पर कीड़े लग रहे हैं। मैं शांत रही, किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। खाना बनवाने में, बहू की मदद करने में भी उस दिन मैं रसोई में नहीं गई। बार बार कामिनी का उदास चेहरा आंखों के सामने तैर जाता। सच कहते हैं, अपने मायके का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। कैसी आत्मीयता से मिली थी कामिनी मुझसे। रात की नीरवता किसी बिखरे पत्तों को समेटने के लिए या अतीत के चलचित्रों को दोहराने के लिए पर्याप्त होती है। नीलेश के सोने के बाद मैं टेरेस पर आकर बैठ गई। पार्क का वह कोना घर से साफ दिखता था। मुझे लगा अभी भी कामिनी वहां बैठी सुबक रही है।
आजमगढ़ की सौंधी मिट्टी में कामिनी का घर मेरे घर के पास ही था। उसकी बड़ी बहन शीतल मेरी सहेली थी। इस कारण कामिनी मुझे भी दीदी ही बुलाती थी। काल का प्रलयकारी चक्र ही तो था। वह 2 बेटों के बाद तीसरे बेटे के जन्म के समय शीतल चल बसी। घर में एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ वो नन्हे बच्चों के साथ एक नवजात शिशु की देखभाल का प्रश्न भी। ममता का हाथ बच्चे पर कौन रखे, यह विचार सभी के दिमाग में कौंध रहा था। फिर शुरू हुई नई माँ की खोज। बच्चे इस बीच नानी के घर पर थे। शीतल के पति बैंक में बड़े अधिकारी थे। 2 कारें थीं। जब भी शीतल मायके आती तो भाई बहनों के लिए ढेर सारा उपहार लाती। कामिनी तो निहाल हो जाती। मध्यम वर्गीय घराने की बेटी इन उपहारों से निहाल न होती तो क्या होती। शीतल की मौत के बाद 15 वर्ष की कामिनी दिवाकर से ब्याह दी गई। यह समाचार मुझे मेरी ससुराल में ही मिला था। मन में क्षोभ भी हुआ। वाह रे माता पिता, एक कच्ची कली को फूल बनने से पहले ही मसल दिया। फिर अपनी घर गृहस्थी और नीलेश के प्यार में कामिनी की तरफ से ध्यान हट गया। मायके जब भी जाना होता माँ से कामिनी के विषय में पूछती जरूर, पर शीतल की मौत के बाद वहाँ जाना ही नहीं हो पाया। फिर मम्मी पापा भी नहीं रहे। धीरे धीरे जाना भी कम होता गया। अब तो भतीजे भतीजी की शादियों में ही मायके जाना हो पाता है। आज 25 से 30 वर्ष बाद कामिनी को देखकर पिछला सब कुछ याद आ गया। दूसरे दिन कामिनी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। ठीक 2 बजे वह आ गई। घर पर सिर्फ मैं ही थी। सभी अपने अपने काम पर थे। आ कामिनी, खाना साथ ही खाते हैं। जरूर दीदी। मैंने कहा तो नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि आप खाने पर मेरा इंतजार करेंगी। खाने के दौरान हम दोनों ही इधर उधर की बातें करते रहे। खाने के बाद कॉफी पीते हुए मैंने पूछ लिया, कामिनी तू खुश तो है ना? दीदी, आजीवन कारावास के कैदी की खुशी क्या और गम क्या। कामिनी, उसके हाथों को प्यार से सहलाते हुए मैंने पूछ ही लिया, यह शादी तूने की ही क्यों? मेरी उम्र ही क्या थी राखी दीदी, यह कोई 15-16 वर्ष के बीच। उस समय जीजा जी का पूरा व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगता था। दीदी के भाग्य से रस्क भी होता था। जीजा जी जब मुझे छेड़ने के लिए बाहों में भर लेते तो मैं रोमांचित हो उठती। क्या सही है क्या गलत, यह सोचने समझने की मेरी उम्र ही कहाँ थी। दीदी के बच्चों के साथ उनकी सूनी पड़ी गृहस्थी में अपने ममत्व से भर दूंगी, यही सोचा था मैंने। लेकिन कल्पना के सामने यथार्थ इतना कठोर होगा यह किसी ने मुझे बताया ही नहीं। दीदी के दोनों छोटे बच्चों के साथ 3 मास का नन्हा शिशु भी मेरी गोद में डाल दिया गया। देर से सोकर उठने के बाद आराम से नहाने वाली मैं अल्हड़ वाला नियम कानून से बांध दी गई। दिवाकर खर्राटे भरते और मैं रात भर नन्हे शिशु को कंधे पर लिए सुलाने की कोशिश करती। कभी कभी बच्चों की चीख पुकार से चिढ़कर वह दूसरे कमरे में सोने चले जाते। मेरी जिंदगी घर, रसोई और बच्चों की परवरिश तक ही रह गई। रुपए और गहनों से लदी अलमारी धरी की धरी रह गई। क्या करती मैं उनका? और तुम्हारे अपने बच्चे? मैंने डरते डरते पूछा। कहीं अपने शब्द का कामिनी बुरा न मान जाए। कामिनी हल्के से हंसी। दीदी, ठीक पूछा आपने। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। 2 वर्ष बाद जब मुझे कुछ समझ आया तब पता चला कि दिवाकर अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं। मुझसे विवाह के पहले ही ऑपरेशन करवा चुके थे। ओह माँ, यह क्या अनर्थ हो गया तेरे साथ? मेरी आवाज़ में घुला रोष स्पष्ट झलक आया। पत्नी के सबसे बड़े अधिकार से दिवाकर ने इसे वंचित कर दिया। तो दिवाकर तेरे साथ रहते तो हैं ना? अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 2 वर्ष पूर्व उन्हें दाहिनी तरफ लकवा हो गया है। चलने फिरने में दिक्कत होती है उन्हें। दोनों बेटों ने शादी अपनी मर्जी से की है। तीसरा बेटा कनाडा में है। बच्चे माँ बोलते हैं मुझे, पर माँ का दर्जा कभी नहीं दिया। शुरू से उन्हें बाहर वालों ने और रिश्तेदारों ने यही समझाया कि मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ। अब तो सब कुछ सहने की आदत बन चुकी है। पोते पोतियों के बीच अपना दुख भूल जाती हूँ। जो सुख मूल से नहीं मिला, ब्याज से मिल रहा है। यह क्या कम है? कामिनी की आवाज़ की घर्राहट में महसूस कर सकती थी। तो तेरी पढ़ाई? राखी दीदी, आपको तो पता ही है, हाई स्कूल में थी जब मेरी शादी हुई। काश कुछ पढ़ी होती तो कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी होकर स्वावलंबी बन सकी होती। कामिनी का अंतिम वाक्य मेरे दिल में सीधे तीर बनकर उतर गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरी बेटी मेघा ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में जीत का एक शील्ड था। कामिनी को देखकर वह ठिठकी, फिर उन्हें प्रणाम किया। यह तेरी मौसी है बेटी? कामिनी मौसी यहीं रहती हैं। अब हम हमेशा मिला करेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है माँ। फिर शील्ड मेरे हाथ में पकड़ते हुए बोली, यह देखिए माँ,
विश्वविद्यालय स्तर पर जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी उसमें मैं प्रथम आई हूँ। बेटी के चेहरे की आभा देख आंखों में चमकती खुशी और कामिनी का दुखद अतीत ने मुझे यह निर्णय लेने पर तत्काल विवश कर दिया कि मेघा पहले पढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर ब्याही जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा घराना इस समय उसे ब्याह करने के लिए तैयार क्यों ना हो। आप ही बताइए, मेरा यह निर्णय सही है ना? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।